जयप्रकाश जेपी सुक्की थापी लगाओ, यूके रोड़ा है। उसके बाद मेरे खिलाफ प्रचार किया कि जयप्रकाश मोबाइल की तार काट के टेलीफोन करे, तार काट के मैं इंजीनियर हूं जो बीजेपी डोरे डाल रही है आपके बड़े लीडर पर। किंतु आपके बड़े लीडर पर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब कब मिलने आ रहे हो, कौन सी मुलाकात की बात कर रहे हैं वो? बोला सीनियर हुड्डा वहां, जूनियर हुड्डा यहाँ। लोग इस बात से डरे हुए हैं। मोदी साहब कहते हैं कि हीरे की पहचान मुझे है, कहीं कांग्रेस पार्टी देर कर रही है सीएलपी लीडर बनाने में, उस हीरे को मोदी साहब ना ले जाएं। मैं जब मेरी उम्र 35-36 साल की थी 1991 में, एक बार मुझे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने एक मौका सा मुझे देने का निर्णय कर लिया था। देश की जनता को उस वक्त लोग जानते हैं। तो मैं भटकता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर क्यों नहीं बना रही? किस बात का इंतजार है? क्या सीएलपी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपयुक्त है या और विकल्प भी है कांग्रेस पार्टी के पास? अब दर्शकों को कहना चाहता हूं कि मुझे राजनीति करने का हक नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग आकर के बताएं कि एमएसपी पे धान बिका कि नहीं, और इसकी जांच सीबीआई से सिटिंग जज से कराएं। युवा इनसे दुखी है, आप कहते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी कहती, किसान इनसे दुखी है, महिला उत्पीड़न बताया जाता है, परंतु ये फिर भी सरकार बनाते जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार इन्होंने बनाई, महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने बनाई, अभी ताजा दिल्ली में सरकार इन्होंने बनाई है। तो ये चक्कर क्या है कि आप लोगों की जो भावना है या लोगों का जो गुस्सा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसको कैश नहीं कर पा रही है? क्या आपकी पार्टी के ही लोग आप पर निशाना साध रहे हैं, आपकी टीम पर निशाना साध रहे हैं, इवन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साध रहे, यहां तक बोल दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। संविधान से इतर कोई बात बोलता है तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई में आता है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बीजेपी वाले अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ती हुई नजर आती? वो एक विपक्ष का नेता कब बनेगा? जनता पूछ रही है आपसे। अभी बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी। देखिए साथियों, जयप्रकाश जी कह रहे हैं तो आप भरोसा कर ली जनता। हाँ, जनता करे, बहुत जल्दी बनेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति में दो जयप्रकाश जेपी हुए हैं। एक जयप्रकाश जेपी जिन्होंने दिल्ली की राजगद्दी को हिलाकर रख दिया था, और एक जयप्रकाश जेपी जिन्होंने हरियाणा की गद्दी को एक बार नहीं बार बार हिलाया है, और जब चाहा अपने हिसाब से चीजें मनवाई भी, चलवाई भी और आवाज भी उठाई। आज वही हरियाणा के जयप्रकाश जेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी राम राम। राम राम। जयप्रकाश जेपी जी, देखिए आपने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, जो पूरे भारतवर्ष के बड़े नेताओं में जिनका नाम। आपने चौधरी बंसीलाल के साथ काम किया, बहुत बड़े नेताओं में उनका भी नाम है। आपने ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ काम किया, और अब आप भी खुद 4 बार के सांसद हैं। आपके भाई एमएलए रहे, आपके पुत्र भी अभी एमएलए हैं। तो हरियाणा की राजनीति का जयप्रकाश जेपी बहुत बड़ा नाम बन चुके, इसमें कोई दो राय नहीं। पीछे से नहीं, जयप्रकाश जेपी आगे से राजनीति करें। नहीं, देखिए, राजनीति ना आगे से होती ना पीछे से होती, राजनीति सवाल लक का है, किस्मत जी। मैंने जब राजनीति शुरू की तो जब मैं इलाहाबाद में लेट प्राइम मिनिस्टर या भूतपूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने वीपी सिंह के चुनाव में गए, ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया। यस। लोगों का तो यह है, जब मैंने ग्रीन ब्रिगेड का गठन किया तब तो कहते थे कि देश में सबसे बड़ा उच्च कोटि का संगठन है। यस। और जिस तरीके से हमने जो आज जैसी हालत है, इस हालत में जी नौजवानों को संगठित तो करना ही पड़ेगा। यस, बिल्कुल यू आर राइट। और जब हम नौजवानों को संगठित करने की बात करते हैं तो हमारे खिलाफ तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं दूसरे लोग। यस। जो पूंजीवाद देश में लाना था। जी। तो तब से लेकर के आज तक हमने संघर्ष किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ और मैंने बहुत छोटी उम्र में राजनीति शुरू की जी। और उस छोटी उम्र में सबसे पहले जी मैंने कांग्रेस पार्टी के उस वक्त बड़े नेता थे चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने
1984 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरा दिया था। ये 89 के चुनाव की बात है। 89 में फिर मुझे टिकट दी पार्टी ने जी कि जेपी की पॉपुलैरिटी ठीक है, लोकप्रियता ठीक है, इनको दो, तो बिल्कुल लोगों ने मुझे चुन दिया। बिल्कुल। तब से लेकर के आज तक हमने संघर्ष की राह को अपनाया। जी जब मैं एक पार्टी छोड़ करके दूसरी में जाता था तो मेरे खिलाफ प्रचार होता था कि जेपी ने पार्टी छोड़ दी। मैं लोगों से कहता था मैंने स्वार्थ की वसीभूत पार्टी नहीं छोड़ी। जी मैंने आज तक कभी भी विपक्ष को छोड़ करके मैं सत्ता पक्ष में नहीं गया। जी जी मैंने हमेशा ही जी अगर विपक्ष में मुझे अन्याय दिखा जी तो मैं सत्ता पक्ष के खिलाफ भी लड़ा, चाहे हमारी पार्टी थी, और विपक्ष में रह करके भी मुझे विद इन पार्टी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब भी हम लड़ाई लड़े। और यही एक कारण है, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा जी कि जिंदगी में लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। जी बिना लक्ष्य आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जयप्रकाश जेपी जी बिल्कुल किसान घर में पैदा हुए, एक आम किसान घर में। किसान घर भी एक बड़ा किसान घर होता है, एक आम किसान घर जो मध्यम वर्गीय है, वहां से पैदा होकर आज हरियाणा की राजनीति छोड़िए, भारतवर्ष की राजनीति में एक बड़ा नाम है जयप्रकाश जेपी का। एक किस्सा बड़ा मशहूर है, दर्शक भी जानना चाहते हैं और मेरे भी निजी उत्सुकता है। महम के अंदर कोई चुनाव था और वहां जयप्रकाश जेपी जी और जयप्रकाश के चाचा जी सुरेंद्र बरवाड़ा जी दोनों गए हुए थे और वहां चौधरी देवीलाल जी एक कार्यक्रम में थे। सुनने में आता कि वहां कुछ युवाओं ने शोर शराबा कर दिया और थोड़ी वाहियात किस्म की हरकत थी। तो वहां जयप्रकाश जेपी जी ने कहा, चाचा जी अगर आप परमिशन दो तो इलाज कर देता हूं मैं। तो ये वाकया हुआ था क्या? देखो ऐसा था जी, जवानी में जी आदमी की इच्छाएं भी होती है, उमंग भी होता है जी, काम करने की क्षमता भी होती है। जी तो कुछ लोग रहे, आज भी हैं, जी जी जो किसी के बढ़ते हुए कदमों को देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तब उन लोगों का क्या करें जी, और चौधरी देवीलाल बहुत ऊंचे कद के नेता हैं। देखो मैं आज भी कहता हूँ चौधरी देवीलाल इस धरती पर नहीं है, चौधरी देवीलाल उस वक्त के सबसे ऊंचे नेता थे, ऊंचे कद के नेता। देखिए आज हरियाणा की राजनीति की बात करें तो हरियाणा में इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नाम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर क्यों नहीं बना रही? किस बात का इंतजार है? देखिए कांग्रेस पार्टी दो तीन चीज ऐसी हुई, एक तो महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, फिर सेशन आ गया, फिर दिल्ली के चुनाव आ गए जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के तो वो करवा ही लिया था कि क्योंकि एक नियम है, जो पार्टी चुनाव जैसे कांग्रेस के चुनाव के जीत के आए जी, तो चाहे चीफ मिनिस्टर का चुनाव हो, विधायक दल का नेता चीफ मिनिस्टर के लिए भी और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी चुनना पड़ता है, प्रक्रिया है। तो हमारे विधायकों ने जी अपनी अनुशंसा पार्टी हाईकमांड को दे दी। जी, जब पार्टी हाईकमांड ठीक समझेगा एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट फैसला वो ले गए, क्योंकि ये तो जो कमजोर लोग हैं जी, जो असहाय लोग हैं जी, वो इस तरह का प्रचार करते हैं, वरना पार्टी कभी भी अपने इतने बड़े नेता जी का खराब करने का काम नहीं करेगी। जी, जयप्रकाश जी स्वयं क्या मानते हैं? क्या सीएलपी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपयुक्त है या और विकल्प भी है कांग्रेस पार्टी के पास? नहीं, विकल्प नहीं है जी। आज की जिस तरह की देश की राजनीतिक हालत है और प्रदेश की राजनीतिक हालत है, इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एप्रोप्रिएट सही आदमी कोई नहीं। अभी क्योंकि जी बोलिए। 9, 10, 12 लोकसभा और विधानसभा में रहे, जी जी, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, एमपी भी रहे, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे, और ऐसी परिस्थितियों में जी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने सरकार है वो झूठ और फरेब जी और दुष्प्रचार के माध्यम से सरकार चला रही है। जी जी, आप ये देखिए इतनी झूठा दल पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी सरकार। जी जी, इन्होंने कहा था चुनाव से पहले 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम एमएसपी देंगे धान के ऊपर। जी जी, ये मामला मैंने पार्लियामेंट में कहा जब नेता बोल रहे थे बीजेपी की। जी जी, मैंने कहा जी नहीं बिकी। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े से नेतृत्व को कहना चाहता हूं, 1% भी एमएसपी पे धान बिका हो तो मैं सब दर्शकों को कहना चाहता हूं कि मुझे राजनीति करने का हक नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग आकर के बताएं कि एमएसपी पे धान बिका कि नहीं, और इसकी जांच सीबीआई से सिटिंग जज से कराएं। जी, इन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 2100 रुपए देंगे। जी,
अब उन्होंने कहा तो जुमला था। इन्होंने रोजगार की बात, कितनी बेईमानी है नौजवानों के साथ। यानी कि डी ग्रुप में भर्ती करी जी जी 15,000 की, लोकसभा में कह दिया कि डी ग्रुप का नतीजा आएगा, वोट ले लिए कि तेरा सिलेक्शन कर देंगे, तेरा सिलेक्शन कर देंगे। जी जी लोकसभा के चुनाव के बाद नतीजा दे दिया, ज्वाइनिंग नहीं कराई। जी जी और HR क्या ये कौशल रोजगार निगम HKRN, जी जी HKRN के माध्यम से जो बच्चे लगे थे, हमारी पार्टी ने कहा था कि भाई हम जो बच्चे HKRN से लगे हैं उनको हम हटाएंगे नहीं, परमानेंट करेंगे बिल्कुल, और आगे इसको बंद करेंगे। ये इतने बेईमान प्रवृत्ति की सरकार है, इन्होंने दुष्प्रचार कर दिया। देखियो बच्चों, ये तो कौशल रोजगार निगम ने बंद करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे घबरा गए, उनको भ्रमित कर दिया। जी। और अब आते ही मैं ये भी दर्शक साथियों को कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा चाहे किसी कारण से बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, क्या जो हरियाणा में जॉब या सर्विस सिक्योरिटी एक्ट था, जी जी कानून बनाया था भाई अब कोई बच्चा नहीं हटेगा, जी 5,000 बच्चे आज से 1 महीना पहले निकाल दिए गए। युवा इनसे दुखी है। आप कहते हैं जैसा कांग्रेस पार्टी कहती, किसान इनसे दुखी है, महिला उत्पीड़न बताया जाता है, परंतु ये फिर भी सरकार बनाते जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार इन्होंने बनाई, महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने बनाई, अभी ताजा दिल्ली में सरकार इन्होंने बनाई है। तो ये चक्कर क्या है कि आप लोगों की जो भावना है या लोगों का जो गुस्सा है, क्या कांग्रेस पार्टी उसको कैश नहीं कर पा रही है क्या? इसमें यह बात नहीं, गुस्सा तो कैश था, हो गया था, लेकिन धनबल जी जो लाख करोड़ रुपया सेल कंपनियों के माध्यम से विदेशों से आया जी, और एक व्यक्ति विशेष की कंपनी में उसके शेयर खरीदे गए और 10 दिन के बाद कहते हो सेल कंपनियों ने कह दिया पैसा आप ही रखिए, हम जा रहे हैं। तो ये चीजें खुलेंगी जनता के सामने। जी धनबल, सत्ता बल, मशीनरी बल जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये फिर शासन को लूट लेते हैं, सरकार लूट लेती है। लेकिन जब जनता किसी भी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतारू हो जाए, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जनता के मुकाबला किसी ने कर नहीं पाया। जी ये जो जुल्म और तशद्दुद इन्होंने पिछले 6 महीने के चुनाव में की है, देश का युवा, देश का किसान, देश का व्यापारी, देश का मजदूर देख रहा है, देश का कर्मचारी देखो कितने शुक्र है। 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी, मेंबर को बनाया ही नहीं, प्रदेश ने घोषणा करी नहीं, हरियाणा ने। जी जी हम ये कहते हैं कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, और ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की मांग बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। क्योंकि मैं पब्लिक में तो एक बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक कंपनी ने कोल इंडिया लिमिटेड एक डिपार्टमेंट है जी, उसके कर्मचारियों का पैसा अमुक कंपनी में जमा करा दिया जी, जैसे एक 70% पैसा एक उद्योगपति के न्यू पेंशन स्कीम का जारी है, जी जी ऐसे ही चल गए। और वो 1 साल के बाद वो कंपनी दिवालिया घोषित होगी, NCLT में चली गई। अब NCLT तो कुछ देती नहीं, अगला ने कर्मचारियों को कह दिया भैया मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरे पास का कुछ नहीं है। वो 2000 कर्मचारियों का जो पैसा था तो गया। तो ये सरकार इवेंट्स मैनेज करके जी एक नए इशू उसमें भ्रमित करके बच्चों को वो करती है, और अब लोगों का विश्वास संपूर्ण सरकार से उठ गया है। कि आपका ये कहना है कि ये सरकार चुनाव को मैनेज करती है, मूल बात यही है, यही चुनाव को मैनेज करते हैं। चलो ये ठीक है, वोटर को नहीं मैनेज करती, चुनाव को मैनेज करते हैं, चुनाव को मैनेज करती है। और जब सरकार पार्टियां चुनाव को मैनेज करनी शुरू कर दे, सत्ताधारी दल, जी जी, तो उसका मुकाबला किससे होगा? जनबल से। जी जी। तो हमने निर्णय ले लिया, मैंने व्यक्तिगत ले लिया, हम जनता के बीच में जा रहा हूं, मैं लगातार राजगुरु चंद्र में आया हूं, बिल्कुल कापड़ो गांव में। तो हम जनता को बता रहे, नौजवानों को संकेत कर रहे हैं कि ऐसे होता रहा तो चंद परिवारों में इस देश का सरमाया चला जाएगा, धन दौलत चंद परिवारों पे चली जाएगी। संकित हो जाओ, 1930 का जमाना ना दोबारा आ जाए। ठीक है, ये बात हुई जनता की और वोटर की और चुनाव मैनेजमेंट की। कांग्रेस के अंदरूनी मसलों पर देखिए, आप भी मानते हैं और मोस्टली कांग्रेस पार्टी मानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वरिष्ठ कोई नहीं, कोई दो राय नहीं है। कुछ आपकी पार्टी के ही लोग आप पर निशाना साध रहे हैं, आपकी टीम पर निशाना साध रहे हैं, इवन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साध रहे, यहां तक बोल दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए,
कोई पुराने बूटे कह करते, जिसकी उतरेगी लोई केक रहेगा कोई। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए राजनीति में दूसरों को आरोपित करने की नेताओं की एक आदत बन गई। जी जी। वो अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते कि हम क्या है। जी जी। और किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही जवाब है कि अपने आईने में देखो। हमारा आईना जयप्रकाश तैयार होकर के अपनी शकल शीशे में देखे वो नहीं है। मैंने देखने के मैं कापड़ो गांव में आया हूँ, लोगों के चेहरे पर खुशी है जी जी, तो मेरी सूरत बहुत बढ़िया है। ये सबसे बड़ा आईना जनता है, आपका ये कहना है। और जनता सब जानती है, जनता सब जानती है कौन क्या है जी। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का एक संविधान है, अगर संविधान से इतर कोई बात बोलता है तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई में आता है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आ जाएगा समय, बलवान है, समय सब कुछ करा देता है जी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, ये इंटरनल डेमोक्रेसी या रखती है। जी जी। अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का सबको अधिकार है। तो पार्टी फोरम में बोले, बस पर जनता में क्यों बोल रहे हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र है जी। जयप्रकाश ने आज आपके चैनल के माध्यम से जो बोला है वो जनता के जहन में जाएगा। जनता देख रही है कि इन शब्दों में कहीं जयप्रकाश का अहंकार तो नहीं है जी। जयप्रकाश जो तुमने बनाया था इसमें घमंड तो नहीं आ गया जी। तो जयप्रकाश ये बात ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जनता को पता। कांग्रेस पार्टी में है या किसी और पार्टी में जाने की तैयारी है? जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो तो उनसे पूछ लो, ज्यादा बेटर लोग जानते हैं। हिसार के अंदर मेयर चुनाव है और हिसार में मेयर चुनाव हो तो जिंदल परिवार का जिक्र ना आइए हो नहीं सकता। आपके बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल से, और उससे बाद में भी सावित्री जिंदल से भी, नवीन से, कांग्रेस पार्टी से और जयप्रकाश जी के बड़े गाढ़े ताल्लुकात हैं, कोई किसी से छुपे हुए नहीं। क्या यह मान के चलें जयप्रकाश जेपी का और जिंदल हाउस का साझा प्रत्याशी होगा मेयर चुनाव में? नहीं, अभी सावित्री आंटी तो इंडिपेंडेंट हैं जी, तभी तो, और उन्होंने समर्थन किया है बीजेपी का जी। और हम ये बात तो जरूर कहेंगे जी। मैं तो बीजेपी वाले के लोगों को कहूंगा कि जिस तरह की तानाशाही, जिस तरह की वायदा खिलाफी, जिस तरह का अपमान नौजवानों का, देखिए ना, चाहे मर जाना चाहिए देश तो प्रदेश में जो राजनीति करते हैं कि यदि कोई इस नौजवानों का अपमान को घर बैठ करके सहन कर रहा है उसमें कोई न कोई कमी है। तो ये अब की बार तो सावित्री जिंदल जी वो तो हमारी सम्मानित आंटी हैं, पारिवारिक जी, जी। या और बीजेपी के नेता सब ने मिलकर के हमारा साथ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा जी? हमारे साथ बड़ी बेईमानी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2012 में हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा हो गई थी जी। और ये 7300 एकड़ जमीन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पे चली गई, बिल्कुल, नगर उड्डयन मंत्रालय। हाँ जी, हाँ जी। और 15 में हमारी कमजोर सरकार लोगों ने किन्हीं कारणों से बना दी बीजेपी जी, और वो हमारा हरियाणा का हवाई अड्डा जेवर ले गई भाजपा सरकार यूपी में बोलना तो उसी वक्त चाहिए था। खैर, फिर इन्होंने 2020 में ड्रामा शुरू कर दिया, दोबारा बनाएंगे। आज हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया हिसार एयरपोर्ट पर। फिर एक उड़ान, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया, उड़ान योजना। समय प्रधानमंत्री जी का मुझे वक्तव्य याद है कि मैं ऐसा सिस्टम करूंगा देश में, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चल जी। हमने भी सोचा अच्छी बात है, तरक्की होगी। उसमें हिसार का भी था जी जी। और यहाँ पर बड़े लड्डू बांटे गए, बड़े जगह जगह स्टार लगाए गए, 7 बार इसका शिलान्यास भी हो चुका है जी जी। जब मैं एमपी बना, मैंने मीटिंग थी हमारी एक, उस मीटिंग में सिविल एविएशन के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव है जी जी, वो आए और उड़ान यात्रा का उसमें पर्सन था। तो मैंने कहा भैया उड़ान यात्रा में हिसार का नाम नहीं है। बोला जी नहीं। अरे भैया हमारा तो सबसे बड़ी ज्यादा जमीन है हिसार की, लोगों ने दी 7300 एकड़, बिल्कुल और बहुत कीमती जमीन है, बेस कीमती, लोगों का रास्ता बंद हो गया शहर के नजदीक, हमारा नाम ही नहीं। बोला आपका नाम ही नहीं, वहां पर झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। बोला जी वो तो वो जाने। मैंने कहा कि वो CMD अलायंस एयरलाइन जो आया, जिसके साथ दुष्यंत ने MOU किया था जी जी जी, मिनिस्टर रहते हुए जी जी, वो खड़ा होगा, बोला जी मैं आया हूँ। मैं क्या है भाई, हमारा भविष्य हवाई अड्डे का। बोला जी अभी तो आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, तो अब चुनाव शुरू हो गए जी, मेयर का चुनाव, मेयर का ये मुद्दा होना चाहिए। अब इसको मुद्दा बनाएंगे, नहीं घर घर बताएंगे जी। या तो बीजेपी वाले जवाब दो,
मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी चुनौती देना चाहता हूं, यदि बीजेपी का कोई आदमी ये कह दे कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और मुझे ले चले, तो मैं कहूंगा सारे वोट लोगों बीजेपी के उम्मीदवार को दे देना। अगर उन्होंने झूठ बोली है, धान के एमएसपी पे झूठ बोली, 2100 रुपए महिलाओं को कन्या की बात कही थी, उस पर झूठ बोली, हिसार हवाई अड्डे के ऊपर 3 बार झूठ बोल के वोट ले लिए, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ना हो, तो मैं कहता हूं कि लोग बीजेपी को वोट दें। वरना हिसार इलाके की जनता मेयर के चुनाव में, चाहे वो किसी भी पार्टी में आस्था रखती हो, उन्होंने इन झूठे और बेईमान प्रवृत्ति की सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। आपने कहा कि बीजेपी वालों ने हमारा साथ देना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, अनिल विज जी, वो बार बार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के चुने हुए एमएलए वो पब्लिक डोमेन में कह रहे कि हमारी नहीं चलती, अधिकारी हमारे नहीं मानते। आपकी ही पुरानी साथी थी किरण चौधरी, अभी बीजेपी में चली गई, एसडीएम लेवल के अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया। ये सारी चीजें जग जाहिर है। बीजेपी वाले अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ती हुई नजर आती? हमारे तो टेलीफोन उठाते हैं। आपके उठाते, उनके नहीं उठाते बीजेपी वालों के? क्योंकि बीजेपी का जो प्रदेश और देश का शीर्ष नेतृत्व है, शायद वो ये चाहता होगा कोई और आगे ना बढ़ जाए। वरना प्रजातंत्र में मैं तो कहता हूं एमपी एमएलए को तो हर अफसर ने टेलीफोन सरपंच का भी उठाना चाहिए। वो जनता के नौकर, जनता के सेवक हैं, जनता से न कि मालिक के। अब मेरा मोबाइल है, खुली चुनौती है प्रदेश और देश के लोगों की, 24 घंटे में 1 सेकंड बंद करके दिखाओ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जितना सीएलपी लीडर बनाने में लेट कर रही है, उतना ही आप जनता के बीच में जो लड़ाई लड़नी चाहिए उसमें लेट हो रहे हैं? कोई हो जाएगा, समय ऐसा आता रहा ना बीच में, कभी वो चुनाव, कभी वो चुनाव, कभी ये, कभी वो, हो जाएगा। आपके चुने हुए विधायक से मेरी बात होती, नरेश सेलवाल ने कहा था, पुनिया साहब, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, याद रख लो, दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा को सीएलपी लीडर मिल जाएगा। चुनाव हो चुका है, मिल जाएगा, बस हो जाएगा। कब तक माने हम? बहुत जल्दी। नेता तो हुड्डा साहब हैं ही, नेता तो है, लेकिन देखिए चुनाव और सीएलपी का आप समझते हैं? कर दे, नहीं ठीक बात। देखिए 2 प्रकार की पावर होती है, मुख्यमंत्री एक बनता है, सीएलपी विपक्ष का नेता एक बनता है, प्रधानमंत्री एक बनता है, बाकी तो बहुत सारे पद होते हैं, लोग बनते हैं, एमएलए भी कई सारे बनते हैं, एमपी भी कई सारे बनते हैं। वो एक विपक्ष का नेता कब बनेगा, जनता पूछ रही है आपसे। अभी बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी। देखिए साथियों, जयप्रकाश जी कह रहे हैं तो आप भरोसा कर ली जनता। हाँ, जनता कह रही बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो अब आते हैं मुख्य सवाल पर। बीजेपी डोरे डाल रही है आपके बड़े लीडर पर। किन पे? आपके बड़े लीडर पर। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब कब मिलने आ रहे हो, कौन सी मुलाकात की बात कर रहे हैं वो? नहीं, ये एक सामाजिक समारोह में थे जी। स्वर्गीय चौधरी बलराम जाखड़ जी बहुत बड़े लीडर हुए हैं और किसान के, देश के किसान के भी। यस, वो कृषि पंडित की उपाधि किसी व्यक्ति को मिली थी, तो स्वर्गीय चौधरी बलराम जाखड़ जी को मिली, और कांग्रेस पार्टी के ही बड़े लीडर हुए उनके। तो उस वक्त मैंने भी वो वीडियो देखी, मैं शादी में नहीं था जी, लेकिन 2 बात उसमें है। हुड्डा साहब से मिले, हमें इस बात का गर्व भी तो होना चाहिए ना कि हमारा नेता, हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुआ नेता, इतना ऊंचा है, उसका हरियाणा से बाहर इतना मान सम्मान है कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री के है, और हुड्डा जी का हालचाल कैसा है, अच्छी बात है ना? नहीं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात, लेकिन लोगों को भय इस बात का। बोलिए, अब आगे आइए उसमें। आगे मैं दर्शक भाइयों से भी कहना चाहूंगा, उसको ध्यान से देखे। जब मोदी जी मुड़ रहे हैं हुड्डा साहब की तरफ से, अश्विनी कुमार जी हैं एक हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनके पिताजी भी स्पीकर पंजाब असेंबली बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनके पास से वो आवाज आ रही है, जब उनके पास चले गए, क्योंकि उनकी पार्टी में शायद 100% नहीं कह सकता, मुझे ऐसा हो सकता है, मेरे दिमाग में है, या समर्थन किया, कुछ किया, तो वो आवाज जो आ रही है वो उनको आ रही है कि कभी मुझे मिलना, उनको, अश्विनी जी को कह रहे हैं, अश्विनी जी को। अच्छा, और जब उससे अगला 3 कदम रखते हैं जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां बोलते हैं कि जूनियर हुड्डा जी, बोला सीनियर हुड्डा वहां, जूनियर हुड्डा यहाँ। जब मैं हरियाणा के ऊपर बोला था जी, आप के ऊपर बोला, इस तरह की बात कही जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होता है जी, वो देश का प्रधान, वो आपका भी है। हाँ, देश का। यस, यू आर राइट। और प्रधानमंत्री का सम्मान करना हमारे संस्कारों में है, ये तो देखो हमारी नैतिकता है। वो हुड्डा साहब का सम्मान कर रहे हैं, दूसरे लोग उसको अदरवाइज ले रहे हैं। हमने लेना इस बात पर चाहिए, देखो रे हमारा नेता इतना बड़ा है, भारत का प्रधानमंत्री उनके पास आया,
और दूसरा छोटा नेता दीपेंद्र सिंह से भी ये कह करके कह के हुड्डा जी मैं हरियाणा की बात कर रहा था। लोग इस बात से डरे हुए हैं, मोदी साहब कहते हैं कि हीरे की पहचान मुझे है, कहीं कांग्रेस पार्टी देर कर रही है सीएलपी लीडर बनाने में, उस हीरे को मोदी साहब ना ले जाएं, लोगों को इस बात का डर है। नहीं, ये हीरा है हमारा, इसमें कोई डर नहीं। हुड्डा साहब जी, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक हीरा थे देश के, बिल्कुल, हुड्डा बहुत साहब बड़े अर्थशास्त्री थे देश के, बहुत वरिष्ठ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे हीरा हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म, लालन पालन जिन संस्कारों में हुआ है, जी, इनके दादा ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, इनके पिताजी ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, जी, जेलें काटी। जी, ये कोई आज का तरह के पॉलिटिशियन तो है नहीं, पत्ते चाट से हो रहे हैं। इनके दादाजी ने, मातूराम हुड्डा जी ने, देश में पहला चुनाव हुआ 1920 में, पहला चुनाव लड़ा था चौधरी रामजी लाल हुड्डा ने और चौधरी मातूराम हुड्डा जी ने। पुराना राजनीतिक परिवार इसमें कोई है पुराना। तो इनमें संस्कार है। ये हर किसी को, एक बार एक नेता के ऊपर पर्चा दर्ज हो गया हरियाणा में, मैं नाम नहीं लूंगा, वीजा खराब हो जाएगी उसकी, तो दूसरे हमारी पार्टी के नेता ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो, दूसरी पार्टी का। जी, जी, तो हुड्डा साहब ने कहा कि कानून कहेगा तो गिरफ्तारी होगी, वरना ऐसी गिरफ्तारी मैं नहीं करूँ। जी, जी, तो इन्होंने एडवोकेट जनरल से राय ली। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे। जी, जी, एडवोकेट जनरल ने कहा कि जब तक मेन मुजरिम गिरफ्तार नहीं होगा आप उसको कैसे करोगे, ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो हुड्डा साहब ने उस विपक्ष के साथी को गिरफ्तार नहीं किया। ये संस्कार हैं। जी, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पर्सनल लोग भी जानते हैं हुड्डा साहब को, उनका अलग व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पर्सनल सवाल है, क्या मैं हरियाणा के भावी जाट मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? नहीं। क्यों? आप वरिष्ठ हो गए, 4 बार के सांसद हैं, कौन सी कमी है? देखिए, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का कोई नेता नहीं है जी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इस छोटे छोटे लालच में मैं डूबता तो मैं मुख्यमंत्री बन गया था। मैं जब मेरी उम्र 35-36 साल की थी, 1991 में एक बार मुझे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने एक मौका सा मुझे देने का निर्णय कर लिया था। जी, जी, देश की जनता को उस वक्त लोग जानते हैं। जी, जी, तो मैं भटकता नहीं हूँ। जी, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि पल्ले कुछ है नहीं, बस मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं परदेसी का होता लेने देने वाला आज तूड़ियाड़ा मेरे हो। अच्छा, तूड़ियाड़ा में नारे हुए हैं। देखो भैया, हम तो पार्टी के साथ हैं जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। हम एक बात बोली जाती है कि जयप्रकाश जेपी सुक्की थापी लगाओ, यू के रोड़ा है। अजय नहीं होता, थापी लाऊं नहीं, सल्फास दे दूं फिर लोग मर जाए। जी, प्यार करना, थापी लगानी हर किसी के बस की बात नहीं। जी, और थापी लुआन तो जानता कोई नहीं। जी, जी, यहाँ तो इसी से नेता है हर पार्टी में, जो ड्राइंग रूम की राजनीति करे, जी, चिकने चौपड़े पैर के सुथरे सुथरे कुर्ते बैठ जाए तो ला लो ना, थापी उन्हें कौन रोका है। आप ये देखिए, अगर हम गलत काम करते, हमारा व्यवहार गलत होता जी, तो मेरे खिलाफ कितने संगीन आरोप लगे राजनीति। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया कि जयप्रकाश किडनी कांड में है। यस, मैंने सीबीआई से जांच कराई और जिन लोगों ने किडनी मेरे ऊपर ये आरोप लगाए थे वो निठारी कांड का जिक्र कर रहे हो ना जी। निठारी कांड के बाद जब होटल वाला जो हाँ उसका गुड़गांव का वो झूठा आरोप था मेरे ऊपर। जी, जी, मेरे पुतले भी फूके लोग दल के लोगों ने, लोगों ने। मैंने क्या, लोगों ने झूठ बोलने से मेरा क्या मतलब? फिर वो कौन मिला? जयप्रकाश तो नहीं मिला। जी, जी, 1 महीने में सीबीआई ने कह दिया ये जयप्रकाश नहीं है, वो दूसरा जयप्रकाश है। और जिन लोगों ने जेपी का नाम उस डॉक्टर से लगवाया वो झूठा है। जी, उसके बाद मेरे खिलाफ प्रचार किया कि जयप्रकाश मोबाइल की तार काट के टेलीफोन करे, तार काट के मैं इंजीनियर हूं जो जोड़ दूंगा। ये सुना हमने, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल इस तरह के। हाँ, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकता कि जयप्रकाश चरित्रहीन है। जी, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि जयप्रकाश भ्रष्ट है। आज तो आपने समाज में पार्टियों में से नेता टोने पड़ेंगे चरित्रवान और ईमानदार। बताओ, जो नेता चंद लोग हैं जी, जिनको लोग जानते हैं, भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग, चरित्रहीन परिवारों में पैदा हुए लोग, अगर वो इस तरह का दुष्प्रचार करते लोगों ने बेरा पट गया कि भाई इसके साथ तो अन्याय हो रहा है, ये संघर्ष की राजनीति इख्तियार करता है, ये बेईमानी और फरेब की राजनीति नहीं करता, तो लोगों ने जिता दिया ना जी, जिता दिया। एक चीज तो लोग भी कहते हैं कि जो जयप्रकाश का जो अंदाज है ना, जो बिल्कुल वो ग्रामीण देसी टच, ठेठ टच है, जब आप यूं बोलते रुक जा काका बोलन दे, तो वो चीजें जब आप जनता से जुड़ा होता है तो ये चीजें लोग कह रहे हैं कि ये देवीलाल नर्सरी की देन है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो, चौधरी देवीलाल के साथ अपने काम थे, उस साथ के तो हमारे से बड़े थे उस वक्त, तो हम कोई नेता की लाइन में नहीं थे जी, उनका भी व्यवहार ठीक था, वो जनता से जुड़ते थे, जनता से जुड़ते थे। और हमारा भी एक संस्कार ऐसे हैं
कि हम जनता से दूर नहीं होंगे। यही तो कारण है कि वही लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं जी। जो इन आरोपों के दायरे में रहते हैं। हैं। वो ये सोचते हैं कि जयप्रकाश कैसे कमजोर हुए, जी। तो इस तरह के ड्रामे आपकी छवि को डैमेज करने की कोशिश होती है। डैमेज करने की। तो साथियों, हमने बात की जयप्रकाश जेपी से, और जो हमने इनसे पूछा बेबाकी से जवाब दिया, और इनका साफ कहना है कि जनता में मास लीडर बनना सबके बस की बात नहीं, सबके बूते की बात नहीं होती। बहुत लोगों ने कोशिश की है। ये खासियत रही जयप्रकाश जेपी की। जब से जयप्रकाश जेपी ने राजनीति शुरू की, उस वक्त से ही जयप्रकाश की खिलाफत करने वाले बहुत बड़े नाम रहे हरियाणा की राजनीति के, परंतु जो विपरीत धाराओं में आगे बढ़े उसी को सिकंदर कहते हैं। और आज जयप्रकाश जेपी ने साबित किया है। आज हरियाणा के चौथी बार के एमपी हैं, इनके पुत्र एमएलए हैं। आप क्या मानते हैं कि जयप्रकाश जेपी का जो कद है, क्या वो अब मुख्यमंत्री लेवल का बन चुका है? क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और जो हमने पूछा, क्या जयप्रकाश जेपी ने उन जवाबों को डंके की चोट पर दिया या फिर कुछ छुपा गए? अगर छुपा गए तो अगले इंटरव्यू में जरूर खोद कर निकालेंगे। अभी आपसे लेते हैं इजाजत, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए राम राम।